आज की कहानी का शीर्षक है नवजीवन की शुरुआत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज भी दामिनी ने दौड़ते भागते मिनी बस पकड़ी और वह खड़े खड़े थक गई थी। इतने में अगले स्टॉप काली मंदिर पर 2 सीट खाली हुई। उसे बैठने को जगह मिली और सोनिका भी वहीं से चढ़कर दामिनी के पड़ोस में बैठ गई। रोज रोज की बस में भीड़ और ऐसे धक्का मुक्की में चढ़ना उसे पसंद नहीं था। सोनिका बोली, आप यहाँ की नहीं लगती, कहीं बाहर से आए हो क्या? आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? फिर दामिनी ने अपना नाम बताया और पहचान हो गई दोनों में। दामिनी ने बताया वह हैदराबाद से यहाँ पर माँ की इच्छा अनुसार बीए कोर्स की परीक्षा पूर्ण करने आई थी और हॉस्टल में ही रह रही थी। 5 भाई बहनों में बीच की थी दामिनी। एक भाई और बहन जो उससे बड़े थे और 2 छोटी बहनें जो पढ़ रही थीं। उसकी माँ घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती। पिताजी का तो पहले ही स्वर्गवास हो गया था। वह चाहती थी कि उसके सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े रहें और 5 भाई बहनों में मुझे ही आगे पढ़ने की ललक थी। आपस में बातें करते करते पता नहीं चला कब ऑफिस आ गया और दोनों साथ ही में उतरी। दामिनी ने कहा, सोनिका, तुम्हें भी मेरे ही ऑफिस में जाना था? मैं तो अपने बारे में बताती रही। सोनिका बोली, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। मुझे यहाँ अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पत्र आया है। उसी के लिए उपस्थिति दर्ज करानी आई थी। मेरी एक छोटी बहन है जो पढ़ रही है और पिताजी शासकीय कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत है, पर अब उनकी सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आ रहा है। मुझे यह नौकरी मिली दामिनी जी। सभी खुश तो है घर में, पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि चलो किसी तरह मेरा प्रयास सफल हुआ और इसी के लिए प्रयासरत थी। नहीं तो आजकल शासकीय नौकरी मिलती कहाँ है। दामिनी को तो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। थोड़ी असहजता से बताने लगी कि हॉस्टल के साथ कॉलेज की पढ़ाई का खर्च और घर से बाहर रहते हुए अन्य खर्च अधिक होने के कारण हॉस्टल के पास ही एक भैया ने यहाँ का पता बताया। मैं यहाँ पूछताछ करने आई तो मेरी योग्यता अनुसार फिलहाल अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक के पद पर सिर्फ 3 माह के लिए नियुक्त किया और इस अवधि में मेरे कार्य को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आंकलन किया जाएगा। तत्पश्चात ही स्थायी करने पर विचार किया जाएगा। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी बीए की पढ़ाई इस नौकरी के साथ भी तो पूर्ण कर सकती हूँ। सोनिका का पहला दिन था तो वह टिफिन तो लाई, पर उसका नए नए माहौल में खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दामिनी के ऑफिस में एक और स्टेनो थी, कंचन। दोनों ने सोनिका को पास बुलाया और कहा, ऑफिस में हमेशा सिर्फ काम काम और काम, ऐसा ही माहौल रहेगा। तुम तो फटाफट आओ अपना टिफिन लेकर, हम साथ ही लंच कर लेते हैं। फिर क्या था, दामिनी, कंचन और सोनिका में धीरे धीरे आपसी दोस्ती गहरी होती गई। कंचन तो अपनी स्कूटी से आती थी, पर दामिनी और सोनिका रोजाना बस में साथ आना जाना। 5 दिन ऑफिस के पश्चात योजना बनाकर मार्केट में कुछ खरीदी करने जाना,
बैंक संबंधी कार्य करना और साथ में खाना पीना होने लगा। अब हॉस्टल लाइफ से उबने वाली दामिनी को सोनिका के साथ अच्छा भी लगने लगा। रोजाना की ही तरह सोनिका और दामिनी ऑफिस में सौंपा गया कार्य कर रही थी। तो सहायक आयुक्त ने दामिनी को अपने कैबिन में बुलाकर कहा कि तुम्हारी अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए नियुक्ति अब स्थायी रूप से निश्चित हो गई है। दामिनी ने तुरंत ही माँ को फोन पर खुशखबर सुनाई और उस दिन स्वयं भी बहुत ही खुश थी, यह सोचकर कि अब तो मैं ग्रेजुएशन मन लगाकर पूरा कर सकूंगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि ऑफिस में एक सहायक जो पूर्व से ही कार्यरत थे, उन्होंने सहायक आयुक्त और उपायुक्त से चर्चा करके कार्य को गतिशीलता देने के लिए शनिवार और रविवार को भी बुलाना शुरू कर दिया। अब तो सबकी आफत होती कि आखिर अवकाश के दिन घर के भी तमाम कार्यों को पूर्ण करना होता है, पर विरोध कोई भी कदापि नहीं कर पाती। खास तौर पर महिलाओं को तो छूट मिलना चाहिए, अधिकांश जगह पर ऐसा ही होता है, परंतु दामिनी और सोनिका के लिए तो असमंजस की स्थिति। परिवीक्षा अवधि में आदेशों का विरोध कैसे करें? खैर, इतनी तो मेहरबानी हुई कि थोड़ा देरी से आ सकते हैं और हर हफ्ते आना जरूरी नहीं है, वह कार्य की अधिकता के अनुसार तय होगा। ऑफिस में लगभग सभी अनुभागों में रिक्त पदों को भरा जा चुका था और कुल मिलाकर ऑफिस का वातावरण काफी सुखद और शांत था। सभी अपनी अपनी कार्य में व्यस्त रहते और अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते। एक दिन लंच में अचानक ही सोनिका ने दामिनी से कहा, मैं कुछ व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में पूछूंगी तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं, बड़ी ही सहजता से दामिनी ने जवाब दिया, पूछो ना, तुम्हें तो पूरा हक है पूछने का। सोनिका ने पूछा, अब तो आपकी नौकरी भी स्थायी हो गई है और काफी दिन भी हो गए आपको इधर आए, तो आपके घर वालों को याद नहीं आती आपकी? मान लिया आपकी मजबूरी थी, लेकिन वे तो आ सकते थे ना मिलने के लिए। बहुत ही रुआसी मन से दामिनी ने कहा, माँ और बहनों को ही चिंता रहती मेरी। कहते कहते अश्रु छलक उठे उसके। भाई ने तो माँ को यह तक कह दिया कि मैं किसी भी बहन की शादी नहीं करने वाला, तुम ही करना सबकी शादी। मेरी बड़ी बहन जो कॉलेज में प्रोफेसर है, वही माँ के साथ रहकर उसकी देखभाल भी कर रही है, इसलिए माँ को उसकी शादी की चिंता ज़्यादा है। छोटी बहनें अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकती। यह सब सुनते हुए सोनिका भी गुमसुम होकर अपने ही ख्यालों में खो गई। इतने में दामिनी बोली, अरे सोनिका, लंच टाइम खत्म हो चुका है। फिर दामिनी अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को बस में जाते समय दामिनी ने कहा, क्या हुआ सोनिका, सुबह से ही गुमसुम हो तुम? सोनिका बोली, नहीं तो, आपके परिवार की अलग कहानी है और मेरे परिवार की अलग। पिताजी की सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आ रहा है। मैं बड़ी हूँ तो बस घर में दादी बुआ सब पीछे ही पड़े हैं मेरी शादी करने हेतु लड़का देखने के लिए। मुझे अभी अपने करियर में और अच्छा करने की इच्छा है और अभी हाल ही में तो नौकरी की शुरुआत हुई है मेरी।
इसी बीच ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने से सभी को हर हफ्ते शनिवार और रविवार को कम से कम 3 घंटे के लिए उपस्थित होने हेतु मुख्यालय से आदेश आ जाता है। सब कर्मचारी इसी टेंशन में ही कार्य करते हैं, मन ही मन कोसते हुए कि कैसी दिनचर्या हो गई है। वित्त अनुभाग में पुरुष वर्ग में भी विचार विमर्श हो रहा था। हम लोगों का तो फिर भी ठीक है, किसी तरह प्रबंध कर ही लेते हैं, पर महिलाएं जो रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 5 दिन लगातार कार्य के उपरांत उनसे भी उम्मीद की जा रही है कि वे अवकाश के दिन भी आकर कार्य करें। हम सभी की निजी जिंदगी भी है या नहीं, उस दिन किसी को पता नहीं था। सहायक आयुक्तों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना था। इसी क्रम में दिल्ली से एक नए अधिकारी श्री कृष्ण कुमार का आगमन हो गया और वे आते ही उन्होंने उपायुक्त के आदेश अनुसार अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया और आ गए विधिवत निरीक्षण करने। अब किसी को पता तो था नहीं, उन्होंने विचार विमर्श सुन लिया था। फिर लगे सबसे पूछने कि आप सब भी अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि आखिर कार्यालयीन सेवा में हम सब एकत्रित होकर कार्य का निष्पादन करते हैं तो हम सब एक परिवार के सदस्य हुए। 30 लोगों का स्टाफ मिलकर हम एक परिवार ही तो हैं। फिर हमारी सुविधा अनुसार हम आपस में मिलजुल कर हल भी तो निकाल सकते हैं ना। वे अलग ही विचारों के थे। फिर आजकल चल रहे ट्रेंड पर चर्चा करते हुए उन्होंने केवल एक सुझाव दिया था कि सभी लोग ऑफिस में युवा हैं और अभी अभी ही नौकरी ज्वाइन किए हुए ही हैं। मैं जहां से आया हूं वहां के अधिकतर ऑफिसों में मैंने देखा है कि साथ काम करने वालों की यदि आपसी सहमति से वे ऑफिस के कर्मचारियों के साथ ही विवाह रचा लेते हैं। यह तो खैर सबकी सोच पर निर्भर करता है, पर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जरूरी नहीं कि वह माना ही जाए। जैसे दामिनी जी हैं, वे हॉस्टल में रहकर नौकरी कर रही हैं और जतिन जी भी नौकरी की वजह से सहायक पद पर यहाँ पदस्थ हुए, जबकि उनका परिवार यहाँ नहीं रहता। तो वे यदि आपस में राजी हों तो दामिनी को भी अकेले हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा और जतिन जी को भी सहारा हो जाएगा। साथ ही ऑफिस का काम भी साथ मिलकर और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार से महिलाओं को अवकाश के दिन कम आना पड़ेगा और बहुत ही आवश्यक हो तो कम समय के लिए ही बुलाया जाएगा। आखिर हम सब ऑफिस में एक परिवार हैं और परिवार में भी बड़े से बड़ा काम हो या विशेष तौर पर विवाह संपन्न होते हैं तो एक टीम वर्क के रूप में करने पर ही आसानी से और कम समय से कब पूरे हो जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारी संस्था छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन हम सब मिलकर टीम वर्क के साथ कार्य को अंतिम रूप देते हुए उन्नति की दिशा में जरूर ले जा सकते हैं। ऑफिस में बस इसी तरह से काम को लेकर मीटिंग्स आए दिन हो रही थी कि एक दिन अचानक से दामिनी की बहन का फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत नासाज है तो उसको उपायुक्त से अनुमति लेकर जाना जरूरी हो जाता है।
सोनिका के साथ जाते हुए बहुत ही मायूस होकर दामिनी अक्षम सी बैठी और माँ की यादों में खोई हुई कि कम से कम उसके सामने एक बेटे की शादी तो हो जाती। भाई ने मना किया तो क्या हुआ, काश मैं माँ की इच्छा पूरी कर पाती। उस दिन ऑफिस में वैसे ही देर हो गई थी और अंधेरा हो चला था। इतने में उसी बस में जतिन जी भी चढ़े। वे वहीं किसी दोस्त से मिलने जो गए थे। फिर एकदम से देखा, अरे दामिनी और सोनिका, तुम दोनों इधर कहाँ? उनमें आपस में बातें होती हैं, लेकिन दामिनी गंभीर रूप से शांत थी। जतिन ने पूरी बात समझने के बाद हल निकालते हुए कहा कि इस अवस्था में तुम अकेली नहीं जाओगी हैदराबाद। मैं और सोनिका साथ चलते हैं तुम्हारी। हैदराबाद पहुंचते ही माँ की हालत देखकर दामिनी के अश्रु छलक पड़े। जो नौकरी के कारण हिम्मत बांध रखी थी वह टूटती नजर आने लगी। पर ये तो नियति का खेल है साहब, एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना ही है। और बस देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने माँ चल बसी। अब तो दामिनी असहाय हो गई थी। भाई ने किसी तरह रिवाजों को तो निभाया, लेकिन वह अकेला अपनी दुनिया में खोया हुआ सा। शादी भी कर ली थी स्वयं की मर्जी से, पर वह पत्नी के साथ अलग रह रहा था। छोटी बहनों की पढ़ाई भी पूर्ण होने को थी और तो और अब तो दामिनी का नौकरी करना बहुत ही जरूरी हो गया था। नहीं तो परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाता। दामिनी ने बहनों संग चर्चा करके फिर नौकरी पर वापस जाने का फैसला लिया। इधर उसकी शादी के लिए उम्र भी काफी हो गई थी, पर वह भी करे तो क्या करे। कभी कभी परिवार में ऐसी कठिनाइयों का सामना ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। फिर सोनिका और जतिन भी साथ आए थे और ऑफिस पहुंचना भी उतना ही आवश्यक था। अतः शीघ्र वापस जाने हेतु प्रस्थान किया गया। ऑफिस में पहुंचते ही वही दिनचर्या फिर प्रारंभ हो गई। पर अब माँ के चली जाने से दामिनी एकदम से अकेली रह गई। एक माँ ही तो थी जो हमेशा उसकी हिम्मत बंधाती। फिर उदास मन से काम करने लगी। उसका किसी में भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि सोनिका ने काफी ध्यान बटाने की कोशिश तो की, पर वह भी नाकामयाब रही। एक दिन ऑफिस में दामिनी और सोनिका लंच कर रही थी और यूं ही बातें करते करते दामिनी के आंसू छलक पड़े। अब वह अंदर से टूट रही थी। इतने में अचानक जतिन आया और देखा कि दामिनी रो रही है, तो और साथियों को भी बुलाते हुए थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप में हंसी मजाक का माहौल बनाया। अब ऑफिस में सभी हंसी खुशी के माहौल के साथ कार्य को अंतिम रूप देने लगे ताकि दामिनी भी मायूस न रहे। उपायुक्त और अधिकारियों ने भी इस फर्क को महसूस किया कि हंसी खुशी के साथ यदि काम किया जाए तो और भी अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं, और यह सिर्फ जतिन की वजह से ही हो सका। फिर एक दिन सहमे हुए से जतिन ने श्री कृष्ण कुमार अधिकारी जी की बातों पर अमल करते हुए आखिर दामिनी से कहा, शादी करोगी मुझसे? मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हामी भरना ही है। सोच विचार कर लो।
दामिनी, जो स्वयं को काफी तन्हा महसूस करने लगी थी, वह विचारों की दुनिया में खोई हुई। सोनिका आती है और दामिनी से कहती है, इतना मत सोचिए, अब परिवार की जिम्मेदारियों के लिए वे तो आप जतिन जी को अपना जीवन साथी बनाने के साथ भी तो पूर्ण कर सकती हैं। और इस तरह से दामिनी और जतिन के आपसी प्रेम से उनका विवाह संपन्न हुआ और उनके जीवन में खुशियों की नई उमंगों संग नए उत्साह के साथ नव जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।